वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जो है सेल के ईएमएफ, वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस को डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो मैंने कहा था आपसे कि मैं कुछ तरह के सेल्स और ये ईएमएफ में नाप के बताऊंगा बच्चों। ये डिवाइस है डिजिटल मल्टीमीटर। तो डिजिटल मल्टीमीटर में हम रेंज चूज कर लेते हैं। जैसे हमें वोल्टेज नापना है, एट द मोस्ट 2 वोल्ट नापना है तो मैंने 2 वोल्ट रेंज चूज कर ली। अगर 2 वोल्ट से ज्यादा नापना हो तो 20 वोल्ट तक रेंज हम चूज कर सकते हैं। ये दो प्रॉप्स हैं बच्चों। एक जो ब्लैक वाली है वो नेगेटिव और रेड वाली पॉजिटिव होती है कलर कोड के हिसाब से। ब्लैक वाली को हम इंसर्ट करते हैं जहां कॉमन लिखा रहता है वहां पर, और रेड वाली को अगर हमें वोल्टेज नापना है, रेजिस्टेंस नापना है तो V ओम यहाँ लिखा हुआ है, उसमें हम इसको इंसर्ट करते हैं। जबकि 10 एम्पियर यानी बहुत लार्ज करंट नापनी हो तो 10 एम्पियर डीसी वाले स्लॉट में लगाते हैं रेड वाले को। तो ये 3 स्लॉट हैं, डायल से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मेरे हाथ में हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो कॉमन ऑर्डिनरी सेल होता है हमारा। ये है पैनासोनिक का, पैनासोनिक जंबो हैवी ड्यूटी लॉन्ग लाइफ, ये इस पे लिखा हुआ है। इस पे लिखा है डबल ए। तो ये पेंसिल सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डबल ए। दिस इज डबल ए सेल। यहाँ ऊपर देखेंगे तो पॉजिटिव लिखा है, नीचे देखेंगे तो नेगेटिव लिखा है, प्लस और माइनस। तो अगर मुझे इसका ईएमएफ नापना है, यानी जब इससे मैं कोई करंट नहीं ले रहा हूं तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मुझे इसका नापना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैं इस सेल को इस तरह से पकड़ के, ये जो वोल्ट मीटर है इसकी जो रेड वाली प्रॉब है उसे प्लस पे टच करूंगा और ब्लैक वाली को माइनस पे टच करूंगा, तो उससे मुझे रीडिंग मिलेगी। तो ये मैंने ब्लैक वाली को माइनस पे और रेड वाली को प्लस पे टच किया, तो आप देख रहे हैं कुछ रीडिंग विजिबल है, रेंज में नहीं आ रहा है वो। तो एक्चुअल में मैं कंज्यूम्ड सेल लेकर आया हूं बच्चों। तो ये सेल खत्म हो चुका है, इसमें कोई करंट हमें नहीं मिल रही है, ये वोल्टेज नहीं मिल रही है, सॉरी करंट नहीं, वोल्टेज नहीं मिल रही है। नया सेल ये लगाएंगे तो ये 1.5 से भी थोड़ी सी ज्यादा रीडिंग देता है। ये जो दूसरी तरह का सेल आप देख रहे हैं एवरेडिंग बच्चों, रिचार्जेबल है, इस पे लिखा हुआ है रिचार्जेबल। तो ये जो रिचार्जेबल सेल है इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव लिखे हुए हैं, और इसका ईएमएफ जो इस पे पढ़कर मैं आपको बताऊं, इस पे डबल ए लिखा हुआ है, पर ईएमएफ है 1.2 वोल्ट। अगर आप देख पा रहे हैं, कैमरा दिखा पा रहा है आपको, तो ईएमएफ इस पर लिखा हुआ है 1.2 वोल्ट। तो देखने में ये वैसा ही है, पर इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो अलग हैं। ये निकल आयरन या निकल कैडमियम सेल होता है जो रिचार्जेबल होता है, तो उसकी वजह से इसका ईएमएफ अलग हो जाता है। ईएमएफ इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल, ये हमने पढ़ा लास्ट टाइम। और इसमें आप रीडिंग देख सकते हैं बच्चों, ये फुली चार्ज है, अभी रीडिंग आ रही है 1.28 से ज्यादा रीडिंग आ रही है। तो जो इस पर लिखा हुआ है उससे ज्यादा आ रही, पर जैसे ही मैं इससे करंट लूंगा तो करंट जैसे हम फ्लो कराएंगे ये रीडिंग चेंज हो जाएगी बच्चों। इसी तरह से मैं आपको 2-3 तरह के सेल और दिखा दूं। ये ट्रिपल ए है, ये और पतला वाला सेल है, वो पेंसिल सेल था, ये उससे भी पतला है, ट्रिपल ए सेल। इसका भी ईएमएफ 1.5 है, और ये रिचार्जेबल है। जो आप देख रहे हैं माइक मैंने लगाया हुआ है, कॉर्डलेस माइक, इसके अंदर ये सेल लगा हुआ है। रिचार्जेबल सेल में यूज करता हूं जिससे कि कंजम्पशन, खर्चा कम पड़े। सो बच्चों ये 1.2 वोल्ट वाला है, ये निकल कैडमियम सेल है 1.2 वोल्ट वाला। सो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड्स होने पर सेल का ईएमएफ चेंज हो जाएगा। लैपटॉप की बैटरी के अंदर जो सेल्स होते हैं बच्चों वो ये होते हैं, ये लिथियम आयन सेल्स हैं। तो लिथियम आयन सेल्स से बनती लिथियम आयन बैटरी। तो ये 3.7 वोल्ट होता है बच्चों। तो इसका ईएमएफ अगर मैं नाप के बताऊंगा तो वो 3.7 वोल्ट दिखाएगा इसके अंदर। तो अभी नहीं नाप रहा हूं मैं।
तो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आपको बताए, वोल्टेज कैसे नापना है वो बताया, साथ ही एक एग्जाम्पल जो मैंने कंसिडर किया था, थियोरेटिकली आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। डिवाइसेस यहाँ पर है, ये मैंने टॉर्च बनाई है बच्चों छोटी सी, और कैसे बनाई, रिचार्जेबल बनाई है। यहाँ से हम USB पोर्ट से इसको चार्ज कर सकते हैं। ये इधर ऐसे जलती है, स्विच लगा दिया मैंने यहाँ पे, ऑन ऑफ स्विच, और ये एक LED है। और इसे जलाने के लिए मैंने जो बैटरी यूज़ की है, सेल यहाँ पर यूज़ किया है, वो वही है जो अभी मैंने आपको दिखाया था। इसमें से निकला हुआ, लैपटॉप की बैटरी में से निकला हुआ रिचार्जेबल सेल है। तो ये मैंने रिचार्जेबल टॉर्च बना दी है, किसमें, सर्फ निकालने वाली चम्मच में, यानी साबुन सर्फ निकाली ऐसी चम्मच जो आती है उसमें। तो अगर मैं ऑफ कंडीशन में नाप रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव को इसको लगाकर, तब जो रीडिंग है वो EMF है, और जैसे मैं स्विच ऑन कर दूंगा करंट फ्लो हो जाएगी, तब जो रीडिंग होगी उसको बोलेंगे वोल्टेज, और दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से है। तो प्रैक्टिकली अगर आपने इस चीज को समझ लिया है तो बच्चों हम थियोरेटिकली इसको पूरे को लिख लेते हैं। EMF के बारे में आप लिख चुके हैं। नेक्स्ट इज वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों की यूनिट वोल्ट है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको हम कह सकते हैं। सिंबल इज कैपिटल V, तो इसमें डैश लगा के आप लिख सकते हैं। जैसे हमने EMF की डेफिनेशन लिखी थी उसी सीक्वेंस में उन्हीं शब्द से मिलते जुलते शब्दों का इस्तेमाल हम करेंगे। इट इज TPD। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ TPD? देखिए दिमाग से आप रिकॉल कर पा रहे हैं क्या? TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज TPD when cell is in closed circuit। सर्किट का शॉर्ट फॉर्म CKT। क्लोज सर्किट में होने का मतलब क्या है बच्चों? क्लोज सर्किट में होने का मतलब है सेल से करंट लिया जा रहा है, दैट इज करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। और दूसरी अल्टरनेट डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? निश्चित रूप से ये पहले वाले से कम होगा। ये वर्क डन जो है सिर्फ ये एक्सटर्नल वर्क डन है, बाहर के सर्किट में फ्लो कराने में। सेल को अंदर अपने आप से जो लड़ना पड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस से, वो वर्क डन इसमें शामिल नहीं हो पाया। और इट इज इक्वल टू वर्क रिक्वायर्ड, इस स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म में रिक्वायर्ड की एग्जाम में यूज कर सकते हो आप, टू फ्लो और मूव, जो आपको पसंद हो, यूनिट चार्ज, नोट्स में हम चार्ज को शॉर्ट में CH डॉट लिख रहे हैं, थ्रू एक्सटर्नल सर्किट ओनली, यानी इंटरनल सर्किट का वर्क शामिल नहीं करेंगे। वर्क डन पर यूनिट चार्ज थ्रू एक्सटर्नल सर्किट ओनली, बाहर किसी रेजिस्टेंस में, किसी सर्किट में, सेल के अंदर खुद नहीं, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में नहीं। और डिपेंडेंस पे आप लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन ऑल दोज फैक्टर्स ऑन विच EMF डिपेंड्स एज वेल एज ऑन दोज आल्सो ऑन विच EMF डजंट डिपेंड। EMF किस पर डिपेंड नहीं कर रहा था? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पर। इलेक्ट्रोड्स पास है या दूर है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास AAA सेल है, मेरे पास AA सेल है, ठीक है, AAA AA। निश्चित रूप से इसके अंदर जो ये कार्बन की इलेक्ट्रोड है और जो जिंक का खोल है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है, इस सेल में अलग है, इस सेल में अलग है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो अमाउंट में कम है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है। सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इसमें ज्यादा है, बड़े वाले में, छोटे और AAA में कम है। बावजूद इसके बच्चों दोनों का EMF सेम है, 1.5। तो EMF इस पर डिपेंड, इन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। साइज एंड शेप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या हम यूं कहें कि सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट, इस पर EMF डिपेंड नहीं करता, पर वोल्टेज डिपेंड करता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है उससे, और वही डिसाइडिंग फैक्टर है वोल्टेज के लिए। तो हमने वोल्टेज को पढ़ा। नाउ नेक्स्ट इज
इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस की। सो नेक्स्ट इज हेडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको हम दिखाएंगे सिंबल स्मॉल आर से। तो आप दिखाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर। सर्किट में कैसे दिखाते हैं वो भी हम सीखेंगे। और आप ऐसा वाला भी बना सकते हैं, पर प्रेफर करें इसको जो मैंने बनाया है। सर्किट में जब आपको दिखाना इंटरनल रेजिस्टेंस को, तो हम इसको कंसिडर करते हैं सेल के साथ नेगेटिव साइड में सीरीज में लगाकर दिखाते हैं। EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R। दिस इज द राइट मेथड। हालांकि कुछ और तरीके से भी दिखाया जा सकता है, जैसे ऊपर बनाकर और इसे ब्लॉक में बंद कर देते हैं, डॉटेड ब्लॉक में। कई बार ऐसा भी होता है कि हम यहीं पर कॉमा लगाकर R लिख देते हैं, बनाते नहीं है इसको। तो आपको ये समझना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को जब भी आप सर्किट में काउंट कर रहे हैं, आपको सीरीज में उसको जुड़ा हुआ मानना है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, आप लिख सकते हैं, मैं डिक्टेट कर देता हूं। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखवा रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ आयंस थ्रू इट। रैम बढ़ा लो अपने बच्चों। जैसे मैंने बोला, अब आपकी मेमोरी में ये स्टोर हो जाना चाहिए। अब चाहे तो आप अपने वर्ड्स में लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिक्स में कोई बाउंडेशन नहीं है, वर्ड टू वर्ड आपको मैच कराने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशंस में आप फ्री हैं, मतलब वही निकलना चाहिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप सब्जेक्टिव पैटर्न अटेम्प्ट कर रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए या कंपटीशन के लिए और वैसे भी सब्जेक्टिव के लिए भी ओवरऑल माइंड में इमेज क्लियर होनी चाहिए, होता क्या है। उसके बाद तो शब्द तो हम दे देंगे उसको। सो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध। कौन ऑफर कर रहा है? ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। इस सेल को फोड़ के देख लीजिए आप, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसको खोल लेना बच्चों, कैसे? सावधानी से। पेचकस चाहिए आपको, प्लायर चाहिए। पेचकस यहाँ पे जो जॉइंट है यहाँ घुसाना पेचकस ऊपर से, प्लायर से थोड़ा सा ठोकना, हथौड़े से भी ठोक सकते हैं, ये ओपन हो जाएगा। ये खुलने के बाद सावधानी से इसको पूरा प्लायर से खींच के गोला निकाल लेना। ऊपर ये लोहे का खोल है सील करने के लिए, जिससे कि लीक प्रूफ बन जाए। अंदर आप देखेंगे जिंक का खोल निकलेगा, जिंक का खोल। उस जिंक के खोल को भी फोड़ेंगे तो काले से रंग का पाउडर निकलेगा। उसके अंदर ये काली सी बत्ती निकलेगी जो इसके कांटेक्ट में होगी। फोड़ा भी होगा आपने बचपन में। तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, क्या क्या है वो आप खुद खोल के देख सकते हैं। और नहीं तो हाथ काले नहीं करने तो मेरा वीडियो है बच्चों, माई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करके प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर। उसमें मैंने सभी तरह के सेल्स के बारे में फुल डिटेल बताई है, तो आप डेफिनेटली वो देखें अगर आप जानना चाहते हैं। एक बार में हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, बिकॉज हम प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ आयंस थ्रू इट। तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है फैक्टर ऑफ डिपेंडेंस। फैक्टर्स ऑफ डिपेंडेंस, किन किन फैक्टर्स पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो वो आपको आने चाहिए। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं कहूंगा ये है टेम्परेचर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स पर टेम्परेचर का क्या असर होता है आपने पढ़ा है। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रोलाइट जो कि एक लिक्विड है फैलेगा, उसकी विस्कोसिटी कम होगी, गाढ़ापन कम होगा, विस्कोसिटी कम होगी, यानी ईटा कम होगा। ये हम लिख चुके हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस में। विस्कोसिटी कम होगी तो बच्चों आयंस आसानी से बहेंगे कि मुश्किल से? तो जवाब है आयंस का फ्लो इजी हो जाएगा। और अगर आयंस का फ्लो इजी हो गया है तो रेजिस्टेंस कम हो गया ऑब्वियसली। तो रेजिस्टेंस, यही कारण है कि गर्मी के दिनों में बैटरी से स्टार्ट होने वाला व्हीकल एक बार में स्टार्ट हो जाते हैं चाबी घुमाने पर या बटन दबाने पर, सेल्फ बोलते हैं उसको। पर सर्दी के दिनों में यही व्हीकल्स स्टार्टिंग ट्रबल देते हैं, या तो चौक लगाना पड़ता है, या डीजल की गाड़ी है तो वहां पर तो स्टार्ट करने के लिए पहले हीटर लगाना पड़ता है। तो बैटरी उतना करंट नहीं दे पाती क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ठंड में। आप देखेंगे अभी जब सर्दियां आएगी तो बैटरी उतना करंट नहीं दे पाएगी। वैसे भी कोरोना में गाड़ियां चल बहुत कम रही है तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब इस केस में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हमारे सामने, गाड़ी बंद पड़ गई, अब क्या करें? अगर छोटी गाड़ी है और आपके पास साधन है
तो ठीक है, बैटरी उसमें से निकाल कर आप कहीं पर चार्ज करवा लीजिए। पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ बहुत एक अच्छा तरीका, अगर बड़ी गाड़ी है 12 वोल्ट की बैटरी उसमें है बच्चों, आपको पता है आपके इन्वर्टर में भी 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इन्वर्टर की बैटरी को, इन्वर्टर को ऑफ कर दो पहले, इन्वर्टर की बैटरी को रिप्लेस करो सावधानी से, और ये गाड़ी की बैटरी, कार की बैटरी अगर आपको चार्ज करनी है घर पे, तो वो इन्वर्टर की बैटरी की जगह लगा दो। सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है तो तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं। तो 12 वोल्ट की बैटरी को आप उसमें लगाकर चार्ज कर लो, चार्ज करके वापस लगाओगे, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने भी किया है, मेरी गाड़ी की बैटरी जो है वो, क्योंकि काम में नहीं लेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा हमको, चार्ज घर पे करना पड़ेगा, कर सकते हैं। सो फैक्टर ऑफ डिपेंडेंस में देखें तो टेम्परेचर, तो मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, विद इंक्रीज, एरो ऊपर की तरफ मतलब इंक्रीज, किस में, इन टेम्परेचर, क्या होता है, देखो याद आया कुछ, ईटा विस्कोसिटी डिक्रीजेस। सो इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं स्मॉल आर से दिखा रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा बच्चों, विस्कोसिटी कम हो गया, आयंस का फ्लो इजी हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सीधा सीधा मतलब हुआ, बैटरीज परफॉर्म बेटर व्हेन हीटेड, गर्म होकर बैटरीज बेटर परफॉर्म करती हैं, ज्यादा करंट देती हैं। तो बैटरीज अगर गर्म हो रही हैं एक लिमिट तक तो परेशानी की बात नहीं, वो अच्छी बात है, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। और मैं सिमिलरली बता दूं आपको, इंजन, गाड़ी का इंजन भी गर्म होकर बेटर परफॉर्म करता है। आपके पेन की रिफिल ठंड में जम जाती है, इंक, रिफिल को रगड़ो हाथ से, गर्म होकर बेटर परफॉर्म करती है। और भी ऐसे कई एग्जांपल लाइफ से आप लिंक कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ। दूसरा फैक्टर क्या है, अगर हम इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो आयंस को ज्यादा दूर चलकर जाना पड़ेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद, सिंबॉलिक फॉर्म में यूज कीजिए, increases with increase in distance between electrodes. Internal resistance increases with increase in distance between electrodes. सेंटेंस को ध्यान से सुन लो, सुनने के बाद दिमाग में सेट कर लो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। The next point, internal resistance decreases with increase in surface area of contact of electrodes with electrolyte। समझाता हूं, इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में इलेक्ट्रोड्स का जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, आयंस को पहुंचने में आसानी होगी। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में होगा इलेक्ट्रोड्स का, आयन इजीली ट्रांसफर होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं बच्चों ट्यूबुलर बैटरी में। ट्यूबुलर बैटरी, ट्यूबुलर बैटरी की खास बात क्या है, उसमें इलेक्ट्रोड्स ट्यूब की फॉर्म में होती है। आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी खत्म हो गई, या आपकी गाड़ी में बैटरी, उसकी लाइफ पूरी हो गई। कितनी लाइफ होती है, 4 साल से लेकर 7 साल तक चल जाती है गाड़ी में बैटरी। इट डिपेंड्स ऑन मेंटेनेंस, कितना अच्छे से आप मेंटेन कर रहे हैं। 2 व्हीलर में 2 से 3 साल चल जाती है, और अच्छा मेंटेन किया तो और आगे भी चल जाती है। तो बच्चों बैटरी खत्म हो गया, अब हमें नई बैटरी चाहिए। हम दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने 2 बैटरी दिखाई, दोनों दिखने में एक जैसी थी, पर वारंटी दोनों के साथ अलग थी। एक की वारंटी थी 3 साल, दूसरे के साथ वारंटी थी 6 साल। कीमत 1.5 गुना थी। एक की कीमत जो थी वो अगर 5,000 थी तो दूसरी बैटरी की कीमत 7,500 थी। प्रैक्टिकल डेटा दे रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं मोटरसाइकिल से बड़ी कार की बैटरी की बात कर रहा हूं। इन्वर्टर की बैटरी में जाएंगे तो 10,000 और 15,000। तो कौन सी लगाएं, 15,000 वाली या 10,000 वाली? तो हमें अपना बजट भी देखना पड़ेगा, बाकी फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे। तो एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, 1.5 गुना कीमत पर दुगनी लाइफ मिल रही है, बिकॉज वो है ट्यूबुलर बैटरी, उसमें इलेक्ट्रोड्स सिलिंड्रिकल ट्यूब्स की फॉर्म में, सरफेस एरिया ज्यादा होने से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है और वो करंट ज्यादा दे पा रही है।
तो सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट अगर बढ़ता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस घटता है, और इसका एग्जांपल है ट्यूबुलर बैटरीज। आप गूगल कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं लेड एसिड बैटरीज की बात कर रहा हूं। नाउ नेक्स्ट अगला फैक्टर जो आप लिख सकते हैं इसमें, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि अगर मैं ज्यादा करंट खींचने की कोशिश कर रहा हूं, ये किताबों में नहीं मिलेगा बच्चों, अब जो बता रहा हूं, अगर मैं ज्यादा करंट खींचने की कोशिश करता हूं किसी बैटरी से, लार्ज करंट, तो डेफिनेटली ज्यादा आयंस को फ्लो होना पड़ेगा थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स, ज्यादा चार्ज फ्लो होना चाहिए। तो ज्यादा आयंस फ्लो होंगे तभी ज्यादा चार्ज फ्लो होगा। ज्यादा आयंस फ्लो होंगे तो टक्कर होने की संभावना भी बढ़ गई, तो टक्करें जल्दी जल्दी होंगी, टक्करें ज्यादा होंगी, और जितनी ज्यादा टक्कर उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यही कारण है कि अगर हमारा मोबाइल जिसकी बैटरी की कैपेसिटी, अब ये क्या होती है बैटरी की कैपेसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया था, दोबारा से डिस्कस कर लेता हूं। सपोज 1800 mAh कैपेसिटी की बैटरी आपके मोबाइल में, और अगर आप 100 मिली एम्पियर की एप्लीकेशन रन कर रहे हो मोबाइल में, मान लो आपने म्यूजिक प्लेयर चला रखा है, 100 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, बाकी सारे ऐप, सारी एप्लीकेशंस ऑफ हैं मोबाइल में, तो ऐसे सिचुएशन में आपका मोबाइल से आप लगातार इसको चला सकते हैं कितने घंटे? तो जवाब है 18 घंटे। अगर बैटरी फुली चार्ज थी तो 18 घंटे तक चलेगी बैटरी, 18 इंटू 100 mAh, करंट इंटू टाइम। तो इसके हिसाब से अगर 200 मिली एम्पियर वाली एप्लीकेशंस आपने चला रखी हो, यानी म्यूजिक प्लेयर के साथ साथ आपने जो है 100 मिली एम्पियर एक्स्ट्रा उसमें कंज्यूम कर रहे हैं, आप सर्फिंग भी कर रहे हैं, म्यूजिक प्लेयर चलाकर बैकग्राउंड में चला दिया आपने, और साथ साथ आप फेसबुक चला रहे हैं सपोज, तो 200 मिली एम्पियर, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो 6 घंटे चल जाएगी? थियोरेटिकली चलनी चाहिए 6 घंटे, 6 घंटे नहीं, गलत लिखा, 9 घंटे, इसका आधा है ना, 9 2 18, 9 घंटे चलनी चाहिए। बट द फैक्ट इज, क्योंकि लार्ज करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस होने की वजह से ये 9 घंटे से पहले ही डिस्चार्ज हो जाएगी आपकी बैटरी। सो क्या फैक्टर निकल के आया? फैक्टर निकल के आया, लार्जर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मोर विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल से जितनी ज्यादा करंट खींचने की कोशिश करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। एक मजदूर ईंटें रखकर ले जाता है सर पर, 10 ईंट एक बार में ले जाता है छत पर, उसको ट्रांसफर करनी, नीचे से छत पर ले जा रहा है ईंटें। दिन भर में आपने उसको टारगेट दे दिया 500 ईंट चढ़ानी है उसको, तो अगर 10 ईंट लेके जा रहा है तो कितने चक्कर हुए? तो 50 चक्कर हुए, 50 इंटू 10 500। अगर वो लालच करे, वो सोचे कि 10 की बजाय 20 ले जाए एक बार में, तो चक्कर कम काटने पड़ेंगे, ठेके में काम दे दिया आपने, जल्दी उसकी छुट्टी हो जाएगी, 50 चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो फैक्ट है, अगर वो 10 की बजाय ज्यादा भार लेके जाएगा तो उतने चक्कर लगा ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही थककर चूर हो जाएगा। तो जब भी हम ओवरशूट करने की कोशिश करते हैं अपनी लिमिट्स को बिना इंक्रीज किए, या तो पहले आप ताकतवर बनिए फिर आप ले जाइए, बिना इंक्रीज किए अगर हम बढ़ाने की कोशिश करते, ओवरशूट करने की कोशिश करते हैं, तो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो ये हमने फैक्टर ऑफ डिपेंडेंस देखे कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब हम इससे आगे की बात करते हैं बच्चों। ये जो 3 क्वांटिटीज हमने पढ़ी, ईएमएफ, वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, 2 नंबर में एक छोटा सा डेरिवेशन आता है, आपसे कहते हैं एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन देम। तो वो हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे ईएमएफ, वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस में नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही, थोड़ा थोड़ा सीखें, लाइफ से लिंक करें उसको, और हमेशा हमेशा के लिए याद कर लें, तैयार हो जाए तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। हैप्पी लर्निंग।